कहानी की शुरुआत में हमें एक तारीख को याद कराया जाता है जो थी 11 सितंबर 2001। इस दिन आतंकवादियों ने दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आतंकवादियों ने अमेरिका की फ्लाइट को हाईजैक करके वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग को उड़ा दिया था। इस हादसे में करीब 3000 लोग मारे गए थे और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के 2 साल बाद हम एक CIA ऑफिसर डैन को देखते हैं। उसके साथ एक लड़की भी होती है और वो भी एक CIA ऑफिसर होती है। उसका नाम माया होता है। डैन वहाँ पर एक आतंकवादी जिसका नाम अमार था उससे पूछताछ करता है ताकि अमेरिका पर हुए हमले की जानकारी ले सके। वो उस आतंकवादी को एक ऐसी जगह रखते हैं जिसका CIA के अलावा किसी और को पता नहीं था। वो एक अनडिस्क्लोज ब्लैक साइट थी। डैन ने उस आतंकवादी को कराची से पकड़ा था, लेकिन पूछताछ करने पर वो उन्हें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। डैन उसे कहता है कि हम यहाँ तुझसे 9/11 के बारे में नहीं पूछ रहे, बल्कि हमें तेरे सऊदी ग्रुप के बारे में पूछना है। वो उस आतंकी को एक फोटो दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तेरे दोस्त अजीम की है। उन्हें लगता था कि यह आदमी कुछ गड़बड़ी करने वाला है, इसलिए डैन उस आतंकवादी से उस आदमी की ईमेल ID मांगता है। लेकिन अमर डैन को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुंह नहीं खोलूंगा। इसके बाद डैन उसे 3rd डिग्री टॉर्चर करना शुरू कर देता है। डैन उसके मुंह को कपड़े से ढककर उसके मुंह पर पानी गिराता है, लेकिन वो लादेन के बारे में भी कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो सब बाहर चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि माया पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाती है। वहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी होती है। दरअसल ये माया का नया ऑफिस होता है। वहाँ पर माया एम्बेसी चीफ जोसेफ से भी मिलती है और नए कलीग से भी मिलती है। मूवी के अगले सीन में डैन माया के साथ फिर से अमार से पूछताछ करता है। उस आतंकवादी की माया के सामने पैंट भी उतार दी जाती है, उसे मारा पीटा जाता है, लेकिन फिर भी वो आतंकवादी डैन को कुछ नहीं बताता। डैन अमार से पूछता है कि उनका ग्रुप अगला हमला कहाँ करने वाला है। परेशान होकर डैन उस आतंकी को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देता है, जिसमें वो हिल भी नहीं सकता था क्योंकि वो बॉक्स बहुत ही ज्यादा छोटा था। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। 29 मई 2004 में दिखाया जाता है सऊदी अरेबिया में कुछ आतंकवादियों ने एक होटल में घुसकर बहुत से बेगुनाह लोगों को मार दिया था। जब ये न्यूज टीवी पर माया और डैन देखते हैं तो उस घटना के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। डैन ने सऊदी अरेबिया को इस हमले की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद भी उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए और इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद माया एक प्लान बनाती है। क्योंकि अमार को इस घटना के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो अमार से झूठ बोलने वाले थे। क्योंकि पिछले कई दिनों से वो सोया भी नहीं था, इसलिए उसका दिमाग भी काम नहीं करने वाला था। 96 घंटे ना सोने के बाद जब अमार को डैन और माया के सामने लाया जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। माया उसे कहती है तुमने हार मानकर अपने साथियों के नाम बता दिए, जिससे हमने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली, क्योंकि हमने वो हमला रोक दिया जो हमला तुम्हारे शादी करने वाले थे। अमार भी उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। यहाँ पर वो डैन को उन 2 साथियों के नाम भी बताता है जो उसके साथ थे। उनमें से हमजा रबिया, पाजाबल मसरे, अल अबू अहमद अल कुवैती। इनमें से 2 लोगों को डैन और माया अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वो अबू अल अहमद कुवैती को नहीं जानते थे, जो उनके लिए एक नया नाम था। अमार उन्हें बताता है कि अबू अहमद कंप्यूटर एक्सपर्ट है और वो लादेन के लिए काम करता है। यहाँ तक कि मैं उससे अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही कराची में मिला हूँ, वो भी 1 साल पहले। वो दोनों को लादेन के खत के बारे में ही बताता है, जिसमें लिखा था जिहाद जारी रखो, 100 साल भी लग जाए, अंत में जीत हमारी ही होगी। अगले सीन में हम माया को देखते हैं जो कंप्यूटर में 9/11 के हमले के दोषियों के कुछ पुराने वीडियो देख रही थी, जिसमें वो टेररिस्ट अबू अहमद का ही नाम ले रहे थे। वो सब अबू अहमद को पहचान लेते हैं। अब माया को भी विश्वास हो गया था कि अगर हम हमले के मोस्ट वांटेड अबू अहमद को पकड़ लेंगे तो सारी कड़ियाँ सॉल्व हो जाएंगी और हम लादेन को भी आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन माया जब ये बात अपने चीफ जोसेफ को बताती है तो वो सभी कैदियों ने अबू अहमद को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो ही लादेन के लिए काम करता था। लेकिन चीफ उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे नकार देते हैं और उसे कुछ पुख्ता लाने के लिए कहते हैं ताकि चीफ उनकी धरपकड़ करना शुरू कर दे। इसके बाद वक्त आता है 7 जुलाई 2005, जब लंदन में एक बस में धमाका हो जाता है। वो बस पूरी तरह यात्रियों से भरी हुई थी और ये ब्लास्ट भी अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने कराया था, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस हमले के बाद हम माया को देखते हैं। वो पाकिस्तान के एक डिटेंशन सेंटर में जाती है। वहाँ कैदी से पूछताछ भी करती है, क्योंकि वो भी लादेन के लिए लोगों को पैसा पहुंचाया करता था। यहाँ वो कैदी माया को बताता है अब्दुल रहमान, जो कि सभी हमलों की प्लानिंग करता है, और अबू अहमद ओसामा बिन लादेन का बहुत करीबी बंदा है और वो सारे संदेश एक दूसरे को पहुंचाता है। आपके लिए उसे ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आज तक मैं भी उससे नहीं ढूंढ पाया हूँ। जरूरत पड़ने पर वो ही मुझे खुद ही कांटेक्ट किया करता था, क्योंकि वो किसी एक जगह पर नहीं रहता। उधर CIA एक आदमी को पकड़ती है जिसका नाम फराज होता है। माया फराज को बहुत टॉर्चर करवाती है, लेकिन
फिर भी फराज अबू अहमद को पहचानने से इनकार कर देता है। वो माया को कुछ नहीं बताता। माया ये बात डैन को बताती है कि फराज अबू अहमद को पहचानने से साफ साफ इनकार कर रहा है। वो डैन को उससे पूछताछ करने के लिए कहती है। डैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो ऐसा काम करते करते बहुत थक गया था। वो इस काम से बुरी तरह ऊब गया था। वो अब वॉशिंगटन जाना चाहता था और वहाँ कुछ साधारण काम करना चाहता था। यहाँ पर डैन माया को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन माया डैन के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अबू अहमद को ढूंढ रही थी और अबू अहमद माया को वाशिंगटन में नहीं पाकिस्तान में ही मिलता। डैन माया को समझाता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर सब लोग तुम्हें जानते हैं और तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें अपने चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद तारीख आती है 20 सितंबर 2008, जहां माया होटल मैरियट में अपनी कलीग जेसिका से मिलती है। जेसिका माया को कहती है, तुम्हें फराज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और लंदन स्पेन के अलकायदा हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। तुम अबू अहमद को भूल जाओ। फिर माया उसे बताती है, फराज ने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए मुझे पक्का यकीन हो गया है कि अबू अहमद इस केस में एक अहम कड़ी है। अगर हम अबू अहमद को पकड़ लेंगे तो ओसामा बिन लादेन को भी ढूंढ लेंगे। माया के इतना कहते ही होटल में जोरदार का ब्लास्ट होता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह बचकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। होटल विस्फोट के बाद पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया था और ये विस्फोट आतंकवादियों ने ही किया था। इसके बाद जेसिका को जॉर्डन से इन्फॉर्मेशन मिलती है। जेसिका वीडियो प्ले करके माया को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है। उसका नाम हमास खलीद था और ये जॉर्डन में एक डॉक्टर था जो कि अलकायदा के लिए काम करता था और उन्हें ट्रीटमेंट देता था। जब दोनों ये बात चीफ को बताते हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम उसे पैसा देकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जिससे हमें ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में मदद मिलेगी। जोसेफ उनकी बात को मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग के दौरान जेसिका बताती है कि उस आदमी के साथ मीटिंग कैंसिल हो गई है जो हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला था। वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। सिक्योरिटी रीजन के कारण वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता था। वो हमें ट्रैवल एरिया या अलकायदा के किसी एरिया में मिलने को कहता है क्योंकि वो अलकायदा से बाहर नहीं जाना चाहता था। तभी जेसिका के सामने बैठा हुआ आदमी जेसिका को कहता है कि तुम उसे अफगानिस्तान के कैंप चैपमैन में बुला लो, वहाँ तुम भी सुरक्षित होगे और वो भी। जेसिका उस आदमी से मिलने के लिए बहुत खुश थी और एक्साइटेड भी थी क्योंकि उस आदमी से उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी। इसके सहारे ही वो लादेन को आसानी से पकड़ सकते थे। वो उसके लिए केक भी बनाती है। दरअसल वो कैंप यूएस आर्मी का एक बेस कैंप होता है। वहाँ कैंप में यूएस आर्मी के बहुत सारे जवान भी होते हैं। जेसिका आर्मी के जवानों के साथ उस आदमी का वहाँ इंतजार कर रही थी। तभी उन्हें बाहर की तरफ से एक गाड़ी कैंप की तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर जेसिका बहुत खुश हो जाती है। तभी वो गाड़ी बेस कैंप के मेन गेट पर आकर रुकती है, लेकिन आर्मी चीफ उस गाड़ी को बिना चेक किए हुए अंदर नहीं आने दे रहा था क्योंकि वो उस गाड़ी की तलाशी लेना चाहता था। लेकिन जेसिका जब चीफ से रिक्वेस्ट करती है तो वो उस गाड़ी को बिना तलाशी के ही अंदर आने देता है। कुछ ही देर में वो गाड़ी कैंप में जेसिका तक पहुंच जाती है। वो गाड़ी रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और अपने आप को बम से उड़ा लेता है क्योंकि वो एक ह्यूमन बम था। इस हमले में मुख्य अधिकारी जेसिका के साथ 7 आर्मी जवान भी मारे जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान लेता है। इस हादसे के बारे में जब माया को पता चलता है तो बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि जेसिका माया की कलीग होने के साथ साथ ही माया की एक अच्छी दोस्त भी थी। तभी माया के पास एक आदमी आता है। वो माया से कहता है कि मैं जानता हूँ इससे बुरी खबर तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है। वो आदमी जिसे तुम ढूंढ रही हो, अबू अहमद, वो मारा गया है। वो माया को एक सीडी देता है। माया सीडी प्ले करती है। उसमें एक कैदी का बयान था। फोटो को देखकर वो आदमी बोलता है कि अबू अहमद मर गया है, इसे मैंने ही दफनाया था। माया इसे देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो आगे अब क्या करे। अगले सीन में माया के पास एक लेडी आती है। वो माया को एक फाइल दिखाती है जिसमें कुछ फोटो होती है जो कि इब्राहिम सैयद और बहुत से लोगों की थी। वो सभी ओसामा से कनेक्टेड थे। नकली वीजा और नकली पासपोर्ट से निकलने के दौरान इसे अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया क्योंकि वो यहाँ से कुवैत जाना चाहता था और यही वो आदमी है जिसे आप ढूंढ रही हो, अबू अहमद अल कुवैती। मैं दावे से कह सकती हूँ ये अबू अहमद अल कुवैती ही है। माया उसे कहती है कि इसे हमने पहले क्यों नहीं देखा। वो लेडी माया को बताती है कि इसे किसी ने भी नहीं देखा था क्योंकि 9/11 के बाद से सभी देशों के पास से हमें इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई थी और उसमें से कुछ खो जाना स्वाभाविक है। यहाँ पर माया डैन को फोन करती है। उसे बताती है कि हमने अबू अहमद को ढूंढ लिया है। इन पर डैन उसे कहता है कि वो तो मर गया है और मरे हुए आदमी का तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से क्या ताल्लुक है। फिर माया डैन को बताती है कि अबू अहमद 8 भाइयों में से एक है और सबकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, जिसमें से 3 अफगानिस्तान गए थे
क्या ये मुमकिन नहीं? 3 भाइयों ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली हो और एक जैसे ही दिखने लगे हो। मुझे लगता है असली आदमी अबू अहमद अभी तक जिंदा है। हमारे पास गलत आदमी की फोटो है। ये उसका बड़ा भाई हबीब है और हकीकत में वो मर चुका है। माया डैन को ये भी बताती है अबू अहमद, जो कि लादेन का मेन आदमी है और उसके मरने पर कोई चर्चा भी ना हो। उस कैदी ने कहा था कि हबीब 2001 में मर गया है, जिसे उसने दफनाया था। तो अमार के साथ में जो आदमी था वो कौन था जिसे अमार अबू अहमद बुला रहा था? मतलब साफ था, वो मरा नहीं था, वो हबीब था, अबू अहमद का भाई। फिर डैन माया से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। माया उसे बोलती है जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन उस आतंकवादी अबू अहमद को ढूंढ कर लाओ। अगले सीन में डैन कुवैत में अपने दोस्त को $4 लाख की एक कार गिफ्ट देकर उसका नंबर लाकर देने के लिए बोलता है और वो मान भी जाता है और उसका नंबर लाकर दे देता है। जैक माया को बताता है कि अबू अहमद का जो नंबर हमें मिला है वो रावलपिंडी में एक्टिवेट है। ये सुनकर माया लैरी के पास जाती है। लैरी CIA के ऑपरेशन को ऑपरेट करता था। माया लैरी से बोलती है हमारी टीम रावलपिंडी में क्यों नहीं भेजी। लैरी बोलता है कि ये बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसलिए किसी आदमी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब माया लैरी को बताती है कि अबू अहमद को ढूंढने में मेरे दोस्त जान गंवा चुके हैं, तो लैरी अबू अहमद को ढूंढने में जुट जाता है क्योंकि अबू अहमद ही वो आदमी है जो लादेन का पता दे सकता था। लैरी अबू अहमद का पीछा करना शुरू कर देता है। दरअसल वो उसकी कॉल को ट्रेस कर रहे थे। जहाँ भी उसका फोन एक्टिवेट होता है, लैरी अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढना शुरू कर देता है। उसके लिए लैरी और उसकी टीम फोन ट्रैकर को साथ लेकर भी घूम रहे थे। बहुत दिनों तक सर्च करने पर भी अबू अहमद का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो लोग उस आतंकवादी के बारे में किसी से भी पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर अबू अहमद को इसकी थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो वो दोबारा किसी और लोकेशन पर चला जाता। फिर उसे ढूंढना नामुमकिन था। अगले सीन में लैरी और उसकी टीम फिर से अबू अहमद का कॉल ट्रैक करते हैं। तभी वहाँ कॉल ट्रैक सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा था और कभी धीमा हो रहा था और कुछ देर बाद सिग्नल खो जाता है। गाड़ी को रोककर सब लोग दोबारा उसके फोन का इंतजार करते हैं। तभी फिर से सिग्नल बहुत तेज हो जाता है और उसके पास से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें अबू अहमद फोन पर किसी से बात कर रहा था। लैरी की टीम में से एक आदमी उसका फोटो ले लेता है। लैरी वो फोटो माया को दिखाता है, जिसे देखकर माया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास अबू अहमद की रियल पिक थी। अबू अहमद की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए माया और लैरी की टीम ने जगह जगह पर मुखबिर को काम पर लगा दिया था ताकि अबू अहमद की रेसिडेंस लोकेशन का पता लगाया जा सके। मुखबिर उसकी गाड़ी को देखते और उसकी जानकारी माया को भेज देते थे। एक दिन माया घर से बाहर एम्बेसी के लिए निकलती है, तभी 2 हथियारबंद आतंकवादी उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं, लेकिन माया उस हमले में बच जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी ब्लड प्रूफ थी। इसलिए आतंकवादियों के गोली चलाने पर भी उस गाड़ी पर कोई असर नहीं हुआ था। अगले दिन हम फिर से अबू अहमद को गाड़ी से आते हुए देखते हैं। वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर एक घर में जाकर रुकती है। मुखबिर इसकी लोकेशन को माया को भेज देते हैं। अब माया के पास अबू अहमद की सही लोकेशन थी, जिससे उसे पकड़ना और भी आसान हो गया था। इसके बाद CIA के ऑफिसर CIA डायरेक्टर लियोन को अबू अहमद के घर के बारे में बताते हैं। इस घर की बाहरी दीवार 16 फीट ऊंची है और सारी की सारी खिड़कियां हमेशा बंद रहती है। घर के ऊपर 7 फीट की दीवार बनी हुई है। हम कितने भी ऊपर से देखें लेकिन घर में कुछ नहीं देख पाते। ये एक किले की तरह बनाया गया है। फिर लियोन उन्हें कहते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि घर में कौन कौन रहता है और मुझे 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट चाहिए कि घर में अंदर कौन कौन है। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, 21 दिन हो जाते हैं, 52 दिन हो जाते हैं, लेकिन माया को उस घर पर हमला करने की इजाजत नहीं मिलती। तभी माया को CIA ऑफिसर का कॉल आता है। वो माया को बताता है कि हमें कुछ विजुअल मिले हैं। उस घर में 2 आदमी, 3 औरतें और 7 बच्चे हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है। उसी घर में ऑफिसर माया को बताता है कि उस घर में 3 औरतें और 2 आदमी हैं। मतलब साफ था, घर में 3 औरतें थी और 3 ही मर्द थे। व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान जॉर्ज अपने सीनियर्स को बताता है हमें उस घर में 3 औरतें और 2 आदमी के साथ 7 बच्चे दिखाई दिए हैं। हो सकता है वो तीसरा आदमी बिन लादेन हो। हमने वहाँ बॉडी टेम्परेचर स्कैन किया, लेकिन हम फिर भी पता लगाने में नाकाम रहे क्योंकि वो आदमी है या औरत उसका पता नहीं चल पा रहा था। हमने टेलीस्कोप से देखने की कोशिश की, लेकिन हमें घर में कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर हमने घर के बाहर सुरंग खोदने के बारे में सोचा, लेकिन हम उसमें भी नाकाम रहे। फिर उसके घर से फेंके जाने वाले कचरे का DNA टेस्ट कराने के बारे में सोचा, लेकिन वो कचरा घर के अंदर बालकनी में ही जला देते थे। हमने एक नकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया और उस घर में एक डॉक्टर को भेजा ताकि सभी का ब्लड सैंपल निकाल सके, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को ही भगा दिया।
वो अपने कंपाउंड में किसी से फोन पर बात भी नहीं करते, हमें वॉइस सैंपल भी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि किराने के सामान के लिए भी वो घर से बाहर नहीं निकलते। उन सीनियर्स में से एक आदमी जॉर्ज से कहता है, हम आपकी बात से सहमत हैं, वहाँ जरूर कोई आदमी है जो ज्यादा ही प्राइवेसी चाहता है, वो जरूर ही हमारे काम का आदमी हो सकता है, लेकिन वो बिन लादेन नहीं हो सकता, तुम्हें प्रूफ करना होगा कि वो बिन लादेन है। इस पर जॉर्ज उन्हें बताता है कि हम कुछ भी प्रूफ करने की हालत में नहीं है, अगर हमने किसी और आदमी से बात की तो बिन लादेन के वकील को पता चल जाएगा और हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। वो सीनियर से कहकर वहाँ से चले जाता है कि ये सोचना आपका काम है। मूवी के अगले सीन में जॉर्ज एक हेलीकॉप्टर के गैराज में जाता है और आर्मी ऑफिसर के साथ होता है, जहाँ आर्मी ऑफिसर माया और जॉर्ज को बता रहे थे कि कोई भी रडार इन हेलीकॉप्टर को पकड़ नहीं सकता। ऑफिसर उन्हें पूछते हैं कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या हम लीबिया पर अटैक करने वाले हैं? तो माया उन्हें समझाती है कि हमने ओसामा बिन लादेन का पता लगा लिया है, वो पाकिस्तान के एक शहर के घर में छुपा हुआ है। वक्त आता है मई 2011, जब जॉर्ज माया को फोन पर इंफॉर्मेशन देता है कि हमें लादेन के घर पर हमला करने की परमिशन मिल गई है और आज रात हमारे आर्मी के जवान रेड करेंगे। ये सुनकर माया हैरान हो जाती है। आर्मी के जवान अपने ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होकर उस राक्षस को जहन्नुम पहुंचाने के लिए तैयार जो थे। कुछ ही पल में आर्मी जवान बेस कैंप से निकल पड़ते हैं, जिसने 9/11 हमले में बहुत से निर्दोषों को मार दिया था। माया भी ये सब कंप्यूटर पर लाइव देख रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों आर्मी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान बॉर्डर पार कर लेते हैं। सभी ऑफिसर रेडी हो जाते हैं और कुछ ही पल में वहां पहुंच जाते हैं जहां लादेन छिपा हुआ था। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन सब सही सलामत थे। घर में अंदर पहुंचकर क्रॉस फायरिंग में अबू अहमद मारा जाता है। सभी को इंतजार था ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का। आर्मी ऑपरेशन शुरू करती है। सर्च के दौरान वो दूसरे आतंकवादी और उसकी पत्नी को भी मार देते हैं जो उस घर में थे। एक एक करके आर्मी घर में मौजूद सभी आतंकवादियों को मारते जा रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर घर से बाहर सिविलियंस भी इकट्ठा होते जा रहे थे, जिन्हें आर्मी पीछे हटा रही थी। इस तरह आर्मी ओसामा को आवाज लगाती है, वो बाहर आता है और आर्मी ऑफिसर ओसामा बिन लादेन को मार गिराते हैं और मिशन पूरा कर लेते हैं। आर्मी वहां से डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव अपने साथ ले जाती है। वहां पाकिस्तान एयरफोर्स भी अलर्ट हो गई थी। उनके पास निकलने के केवल 15 मिनट ही थे। इस तरह आर्मी मिशन कंप्लीट करके ओसामा बिन लादेन को मारकर उसकी बॉडी को भी अपने साथ ले जाती है और अपने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को भी बम से उड़ा देती है ताकि उनकी पहचान गुप्त रह सके। सब लोग मिशन कंप्लीट करके वापस बेस कैंप पहुंच जाते हैं। सभी आर्मी ऑफिसर बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने 9/11 के हमलावर को मार गिराया था। माया बॉडी की शिनाख्त करके आर्मी को बताती है कि यही मोस्ट वांटेड लादेन है। एक तरफ माया मायूस भी थी क्योंकि लादेन को ढूंढते हुए उसकी दोस्त मारी गई थी और दूसरी तरफ उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसने लादेन को मार दिया था। इस तरह दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मारा गया था। घर लौटते वक्त माया बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि शायद कहीं न कहीं उसे उसकी दोस्त की कमी महसूस हो रही थी और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।